Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise the concept and the accounting of depreciation. Let's begin with the first thing first कि मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंसेप्ट है कि हम जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं व्हाट वी डू सम एक्सपेंडिचर तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस आप उसको बोलते हो खर्चा है लेकिन कुछ एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट जो आपको मिलता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट मिलता है सेकंड मिलता है मंथ मिलता है वीकली मिलता है ईयरली मिलता है हाफ ईयरली क्वार्टरली मिलता है जो भी बेनिफिट्स आपको विद इन अ ईयर मिल रहे हैं वो सारे एक्सपेंस एक्सपेंडिचर करने से उन सबको अपन क्या बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं डू यू ऑल एग्री विद दिस हम उन सबको क्या बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन अ 1 ईयर आप उसका क्या कर लेते हो यूटिलाइज कर लेते हो लेकिन कुछ इस टाइप के भी एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन जिससे बेनिफिट आप मोर देन अ ईयर जैसे आपसे सीनियर जो थे वो भी यही एसी यही लैपटॉप यही स्क्रीन यही बोर्ड यही क्लासरूम में पढ़ रहे थे इसका बेनिफिट कब हो रहा है कितने ईयर्स के लिए हो रहा है मोर देन 1 ईयर्स इन सबको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टर्म मैंने बोल दिया आपको वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई डाउट इस पे अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं टू अर्न प्रॉफिट या टू रन द बिजनेस ये भी सेम है बट इसका यूसेज जो इससे बेनिफिट मिलने वाला है विद इन 1 ईयर रहेगा एंड यहां क्या रहेगा मोर देन 1 ईयर रहने वाला है तो जितने साल तक आप इससे प्रॉफिट अर्न करने वाले हो तो हम ये टोटल जो एक्सपेंडिचर जैसे यहाँ पास कितना 5 रुपीज 100 रुपीज 10,000 रुपीज इस टाइप के एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ओके 1,000 रुपीज यहाँ पास क्या कर रहे हो 5 लाख रुपीज समझ में आ रहा है मेजर अमाउंट कर रहे हो जिससे बेनिफिट आपको कब तक मिलने वाला है ड्यूरिंग अ मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स तक इससे बेनिफिट अर्न प्रॉफिट करोगे इन सारी एसेट्स को इन्हीं को इसीलिए बोल देते हैं क्या फिक्स्ड एसेट्स और इन फिक्स्ड एसेट से जब तक आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो जितना जितना प्रॉफिट इस एसेट को यूज करके करोगे तो उतना उतना पार्ट का अमाउंट हम उसको कहां चार्ज करेंगे प्रॉफिट से चार्ज करेंगे व्हाट मीन बाय चार्ज द प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ है उससे अपन ये एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट कर देंगे जो पार्ट है जैसे इससे आप बेनिफिट 5 इयर्स तक लेने वाले हो तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज पर ईयर आप क्या करने वाले हो ये आपका एक टाइप का एक्सपेंस है हर साल का दैट एक्सपेंस विल बी कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन क्या ये बात समझ में आ रही है कुछ कुछ अभी कुछ क्लिक हो रहा है तो यहां पास से पूरा ये सीन चालू हुआ कि डेप्रिसिएशन आया कहां से कुछ एक्सपेंडिचर थे रेवेन्यू रेवेन्यू को तो डायरेक्टली पीएनएल में ले गए और बोल दिया एक्सपेंस है लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जिनका बेनिफिट अपन मोर देन ईयर्स ले रहे थे लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स तक होने वाले थे उसको अपन ने उस बेनिफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे होने वाले जिसके कारण वो हो रहा है बेनिफिट वो क्या है वो एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भी अपन मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन और जो टोटल अमाउंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका यूटिलाइजेशन मोर देन ईयर है अब इसके आगे अब एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है तो फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती है जिनका यूसेज मोर देन ईयर रहता है अब लेकिन आप लोग मजाक वाली बात है स्टेपल ओके फाइल जिसका एक्सपेंडिचर बहुत नॉमिनल है उसको अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं एक्सपेंस आउट कर देते हैं और एक मेजर वंस अपॉन अ टाइम इन अ वर्ल्ड मोबाइल फोन को फिक्स्ड एसेट बोला जाता था नाउ डेज इट विल बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको अपन एक्सपेंस आउट कर देते हैं हार्डली एक साल चलेगा या एक साल 10 महीने या 2 महीने चलेगा राइट उससे ज्यादा कोई जल्दी यूज नहीं कर रहा है और उसका अमाउंट भी ज्यादा ह्यूज नहीं है 10 to 15,000 हर बिजनेस का इतना बड़ा टर्नओवर हो गया इतने छोटे अमाउंट को तो पिटी कैश से मोबाइल खरीदवा देते हैं राइट सो ओवर द पीरियड सब चीजें चेंज होती है लेकिन हम भी जब आर्टिकल शिफ्ट कर रहे थे या कि रियल लाइफ में या कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी जो 5,000 से नीचे के अमाउंट होते हैं तो इजिली उसको अपन क्या कर देते हैं एक्सपेंस आउट कर देते हैं लेकिन सर मतलब 5,000 के ऊपर के सारे अमाउंट फिक्स एसेट्स है नहीं बच्चा वो तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन जहां पास हमें जैसे ये माउस मैं हर साल यूज कर रहा हूँ लेकिन आया कितने का 200 रुपए का तो क्या ये मैं फिक्स एसेट ट्रीट करूं नहीं गॉट माई पॉइंट या कि ये कीबोर्ड है
इसको मैं नहीं यूज कर रहा एज अ फिक्स एसेट्स, वाई, अमाउंट क्या है, नॉर्मल है। अब आपने 20,000 रुपीज का इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस का पीरियड कितना है, 1 ईयर, तो अमाउंट तो सिर्फ 5,000 से ऊपर है, लेकिन ये है कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। गॉट माई पॉइंट। तो अमाउंट कब देखना है, जब आपको कोई फिक्स एसेट्स है वो देखना है, यार ये हाँ है तो फिक्स एसेट्स, लेकिन इसका अमाउंट क्या है, कम है। जब हो कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन वो क्या हो, अमाउंट कम हो, तो अपन लेट्स बिगिन। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। सो हेल्ड फॉर यूज, किसके लिए अपन ये सब रखते हैं, रहने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, क्या करते हैं अपन, इसको अपन हेल्ड फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इन सब आइटम को, इस सब एक्सपेंसेस को जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में किया हुआ है, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनसे होने वाले जो बेनिफिट है, वो वाले एसेट्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो फर्स्ट टाइम और एक लास्ट टाइम लिखा रहेगा, ध्यान रखना इनका यूसेज कब होना चाहिए, कितने पीरियड के लिए, मोर देन 12 मंथ्स। और बार बार लिखा हुआ है कि मेक इट क्लियर, यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू फॉर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स इन फ्यूचर। उससे आप क्या जनरेट करने वाले हो, रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। कुछ इक्विपमेंट रहेंगे जिससे प्रोडक्शन होगा, कुछ इक्विपमेंट रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे सर्विस देने में, प्रिंटर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, एसी हो गया, अब एसी तो कुछ मैन्युफैक्चर करने नहीं वाला, राइट, बट ये क्या करने वाला है, आपकी क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स करेगा और आपको भी रिलैक्स करेगा। व्हाट माय पॉइंट, तो आप अच्छे एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हो। चलो, बट ये डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं, एक बार और जो चीज बोला है वही चीजें लिखी हुई है। सेम एक्विजिशन कॉस्ट अंटिल द कंसर्न फिक्स एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड। कब तक उसको, जब तक उसको डिस्कार्ड नहीं कर देते। इट इज therefore necessary part of the acquisition cost of fixed assets is treated as allocated as an expense in each of the accounting period। इसीलिए उस पार्ट को अपन क्या करते हैं, हर अकाउंटिंग पीरियड में एज अ एक्सपेंस आउट करते हैं। अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स एलोकेटेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड, जो अमाउंट को हर साल हम एलोकेट करते हैं उस रेवेन्यू के ऊपर, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। यही सब चीज बोली है। एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ द टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से हैं ये सब, देखो आपके कंसेप्ट में कुछ काम नहीं आने वाला, बस ध्यान दिला रहा हूं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, अपन तुरंत चलेंगे अंदर। वियर एंड टियर है, इफ्लक्स ऑफ टाइम है, मतलब वही टाइम पर टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा। ऑब्सोलेंस और ड्यू टू टेक्नोलॉजी है। डिप्लीशन है, ये डिप्लीशन वर्ड कहाँ यूज आता है, कौन बताएगा, माइंस, कोल, ओके। मेनली माइंस, माइंस किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे ऑयल की हो, चाहे कोल की हो, चाहे, ओके। सो उसमें एक नेचुरल रिजर्व है, और सब चीज का क्या रहता है, उनमें लिमिटेशंस रहता है, और वो लिमिटेशंस एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे केजीएफ के बारे में बात किया था अपन ने, कोलाज गोल्ड फील्ड, तो जैसे जैसे आप डिग करते जा रहे हो वैसे वैसे वहां से गोल्ड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो एक टाइम आता है, जैसे ऑयल वेल होता है उससे भी जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, कोल माइन होता है, कोल एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ नहीं मिलता, बचता है, ओके। एंड ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट इक्विपमेंट, फिर से भाई, ओके। अब एक चीज और है, ये डेप्रिसिएशन है ना, जो अलग अलग प्रकार से चलता है। आपका पर्सनल डेप्रिसिएशन का एक रेट होता है, टेक्नोलॉजी कंसेप्ट होता है। एक कंपनीज एक्ट 2013 का अलग होता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग होता है, एज पर इंश्योरेंस कंपनी, एज पर बैंकिंग कंपनी, सबका अलग अलग होता है। सो आप, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, बोलता है देखो, जब इनकम टैक्स भरना होगा ना, तो मेरा रूल अप्लाई करके डेप्रिसिएशन चार्ज करके, और जो अमाउंट आएगा टैक्स का वो मेरे को पे कर देना। और इसके बाद आपको जो करना हो, आप बैंकिंग रेगुलेशन हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, कंपनीज एक्ट 2013 हो, जब उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी हो, हाँ दो टाइप से बैलेंस शीट बनती है, या कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट के थ्रू आप जो अकाउंटिंग करके जो आपका इनकम आता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, हाँ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रोल रहता है। इनकम टैक्स और शाना है, बोलता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, बोलता है जो आपके एज पर कंपनीज एक्ट से जो आपने इनकम कैलकुलेट की हुई है उसके ऊपर जो टैक्स आया, या कि एज पर इनकम टैक्स आया, विच एवर इज हाई,
ठीक है, कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। लेकिन वो बोलता है कि इनकेस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट करके रहता है। ओके, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था रिलायंस जी के कारण। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी थी तब भी वो एक भी टैक्स ही नहीं पे कर रहे थे। बोला ठीक है, इनकम कमा रहे थे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई टैक्स ही नहीं आ रहा था। और एज पर कंपनीज एक्ट वो बहुत इनकम दिखा रहे थे, शेयर मार्केट एकदम हाई में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उस वक्त चिदम्बरम जी ने इंट्रोड्यूस किया था, बोले कि देखो ये ऐसा नहीं होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप एज पर कंपनीज एक्ट में आ रहा है ना, इसके हिसाब से आप टैक्स पे करो। और आगे चल के इनकेस एज पर इनकम, हाँ ऐसा नहीं है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट आगे चल के आपको इन फ्यूचर में टैक्स आएगा तो जितना यहाँ आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया है वो हम एडजस्ट कर देंगे। हाँ, ये भी बोला था, ऐसा नहीं है कि पे कर दो बस चले जाओ, नहीं। उसका सेट ऑफ या यूज आप कब कर सकते हो, जब एक्चुअल में जब आपका इनकम टैक्स आएगा तो उससे सेट ऑफ कर लेना। अभी तो आपका इनकम टैक्स आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है और उसका डेप्रिसिएशन ही इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी सारी इनकम डेप्रिसिएशन के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो वर्ड आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका, नॉन कैश एक्सपेंडिचर उस ईयर के लिए। लेकिन एक्चुअल में जब परचेस किया तो उस टाइम तो कैश एक्सपेंडिचर ही था। ओके, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो क्या है उनका, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो उसी के लिए बोला गया है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जितना है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है, नॉट नेसेसरी देन एसेट्स मस्ट बी यूज्ड टू बी डेप्रिसिएटेड। आपने कोई एसेट्स लिया, रख दिया, लग रहा है आज यूज करेंगे, नेक्स्ट मंथ यूज करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में यूज करेंगे, बट यू आर अनेबल टू डू दैट बिकॉज वो इंजीनियर नहीं, ये नहीं, या यूजफुल नहीं है, मार्केट डिमांड नहीं है, दिस दैट, या कि आउटडेटेड हो गई मशीन। इट डजेंट मीन कि आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। आपके पास एसेट्स हैं, जब तक वो डिस्कार्ड या कि रिमूव नहीं किया जाता, सोल्ड नहीं किया जाता, तब तक आप क्या करोगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ यूसेज, यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स दैट इज यूज्ड नॉट ओवर इट्स इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ में उसकी नॉट एज अ फिजिकल लाइफ। अब जैसे ये माउस खराब भी हो जाएगा तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा मेरे पास है माउस, ये खराब हो गया अब यूज नहीं कर सकते, तो इसकी क्या बोल रहा है, यूजफुल लाइफ, जब तक अपन इसको यूज कर पा रहे तब तक बस इसका कंसिडर किया जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन तो ट्रू रिजल्ट पता चलना चाहिए ऑपरेशन का, एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जब भी अपन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट कम होता है लेकिन आपके पास पैसा किसी के पास जाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेट होते जाता है, आइदर कैश नहीं तो बैंक के अंदर। एंड टू असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखने के लिए। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू जिसको बोला जाता है। चलो, डेप्रिसिएशन के अपन ने कंपोनेंट्स देख लिए कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव, करेक्ट इनकम, ट्रू पोजीशन, ये आ गया। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू हो गया। अब आती है बात हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है जिसको बोलते हैं अपन एक्विजिशन कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड बेसिस में क्या क्या रहती है यहाँ पास, उसकी यूजफुल लाइफ रहेगी और दूसरी क्या, स्क्रैप वैल्यू। ये दोनों क्या रहेंगे, एस्टिमेशन। ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों क्या है आपके एस्टिमेशन के बीच में, और ये क्या है हिस्टोरिकल जो एक्चुअल में अपन ने इंकर्ड किया हुआ है। मनी आउटले, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, जो भी पार्ट है वो सब किस में आ जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपन बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एंड स्क्रैप वैल्यू को बोलते हैं जब एट द एंड ऑफ द लाइफ अपन उसको या कि सेल आउट करते हैं, उस वक्त हमारे पास जो रिकवरी होने के एस्टिमेशन बेसिस है उसी को अपन बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसमें आपस और कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अपन कब से चार्ज कर सकते हैं, कौन बताएगा।
डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं जब वो रेडी टू यूज कंडीशन में आ जाए। जैसे आप बिल्डिंग है कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने ऑफिस या फैक्ट्री के लिए, कुछ बिल्डिंग बना रहे हो, अपन जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। जब वो किस कंडीशन में आ जाए, रेडी टू यूज। फॉर एग्जांपल, इसका और बेटर एग्जांपल है, कोई आपने मशीनरी परचेस की है, मशीनरी आप आई है, इंस्टॉल हो रही है, तो जिस दिन खरीदा है उस दिन से नहीं होगा, इंस्टॉलेशन झाल्यानंतर, बरोबर। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन, व्हाट डू मीन बाय आफ्टर इंस्टॉलेशन, उसमें इंस्टॉलेशन होगा, फ्रेमिंग होगा, बेस बनेगा, इंजीनियर आएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, रॉ मटेरियल डाल के थोड़ा प्रोसेस होके, जब तक वो रेडी टू यूज सर्टिफिकेट इंजीनियर नहीं दे देगा, वो सब प्रोसेसिंग के कॉस्ट में, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड होती जाएगी। ओके, और उसके बाद आप चार्ज कर सकते हो क्या, डेप्रिसिएशन। अब एक और पार्ट है, expense which are necessary for the assets to bring in the condition and location to desired and used will become the part of cost of assets। वो कंडीशन, रेडी टू यूज कंडीशन तक में लाने की सारे कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट्स में किया जा सकता है। ओके, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को भी पार्ट किया जाता है, किसका, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का। सो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, असेंबली, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड प्रोफेशनल फी ऑफ इंजीनियर, ये सब पार्ट रहेगा। अब बताओ, अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कुछ इस टाइप की कॉस्ट दे देगा और आप क्या बोलेगा, बोलेगा टोटल पहले कॉस्ट निकालो, और आपको यही नहीं हवा रहेगी, नहीं सर अपन टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो हमें ये सारी कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमारा क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट और चार्ज करना चालू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पार्ट एक और इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन कौन से मेथड दिए हुए हैं, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस, एंड थर्ड इज यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये तीनों मेथड एकदम इजी है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट रेट से थ्रू आउट द ईयर हमारा क्या लगता रहता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है। ये एग्जांपल में है 1 लाख है, डेप्रिसिएशन 10%, हमेशा ये 10% किस पे चार्ज होने वाला है, हमारे ओरिजिनल अमाउंट पे। ओके, एंड लाइकवाइज ये हमारा डिक्रीज होते जाता है, एट द एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ओके, बट इन WDV मेथड नेवर जीरो, वो डिक्रीज होते जाएगा। 1 रुपए के ऊपर आप फिर से 10% चार्ज करोगे तो 0.1 जाएगा, उस तरह चलता जाएगा। तो लेकिन यहाँ पास डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं, देखो हमेशा किस अमाउंट पे करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे करेंगे। यहाँ पास, यहाँ ये है 81,000 के ऊपर 10% है, तो ये आई होप आप लोग को याद रहेगा, हमेशा यहाँ SLM में ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। तो ये हो गया डिक्रीजिंग चेंज ओवर द यूजफुल लाइफ होते जाएगा। एंड यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ये भी काफी इजी है, आवर्स के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारा क्या चलता है, ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड है, ये काफी इजी है ये भी। तो रिजल्ट इन चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। ओके, वो आएगा तो अपन देख लेंगे। सबसे पहले हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहां पास सिर्फ आपका क्या लेस हो रहा है, देखो ध्यान से, स्क्रैप वैल्यू। ओके, सो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ, उसको हमारा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। एक ये तरीका होगा, एक तरीका होता है क्या, परसेंटेज में। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या निकल के आ रहा है आपका, परसेंटेज। सो आपको कुछ ना कुछ दो में से एक दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, नहीं तो परसेंटेज दिया रहेगा। एक और टर्म यहाँ पास यूज होता है इस टॉपिक में जब अपन फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स विच आर नॉट केप्ट फॉर सेल। हम उसको सेल के लिए नहीं रखते, वो सारी एसेट्स को अपन बात करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल रहता है, लेकिन उसके अंदर भी नॉन करंट एसेट्स डिवाइडेड टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट एंड डिफर्ड। ओके, सो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन इसके अंदर टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल के ऊपर अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। ओके, आ जाओ।
WDV मेथड के लिए बताया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, बट यू ऑल वेल अवेयर अबाउट दैट कि कैसे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके ऊपर हमारा एक डिस्कशन था, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब अपन कोई भी एसेट्स को परचेस करते हैं, क्या एंट्री करते हो बच्चों? मशीनरी टू बैंक, मशीनरी डेबिट हो गई, ये क्या बन गया आपका? एसेट्स बन गया। जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या बन जाता है आपका? एक्सपेंस बन जाता है टू मशीनरी अकाउंट। दिस इज द वन मेथड। इसके बाद हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इसलिए क्या आता है? टू डेप्रिसिएशन आता है कहां? पीएनएल अकाउंट के अंदर। ओके, लेकिन यहां पास एक होता है कि इसका और ऑप्शन है, मशीनरी को अपन डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, यहां पास रिटर्न डाउन वैल्यू में मशीनरी दिखती है या फिक्स एसेट्स रहते हैं, समझ रहे हो? यहां पास क्या रहेगा? फिक्स्ड वैल्यू में मशीनरी या फिक्स एसेट्स शो करेंगे, फिक्स्ड वैल्यू में करेंगे। ये मशीनरी परचेस कर ली, यहां पास 10 के है, 10 के है, यहां पास 1 के, 1 के, तो अभी वैल्यू कितनी बची है? 9 के मशीनरी की। मशीनरी यहां भी आपने 10 के लिया, टू बैंक 10 के। ओके, नेक्स्ट जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो लिखते तो यहां क्या हो? डेप्रिसिएशन ही, लेकिन टू क्या करते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हो 1 के, 1 के। अब यहां पास मशीनरी क्या रहेगी? ओरिजिनल वैल्यू में दिखेगी। अब मेरे को मेन इंपॉर्टेंट जो बताना है वो क्या है, ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ये कौन सा अकाउंट है बताओ एनीवन? नॉमिनल अकाउंट। ये कहां जाएगा? आपके पीएनएल में जाएगा। क्या एंट्री होगी? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ये तो रहेगा। लेकिन ये आपका जो क्रेडिट हो रहा है ये प्रोविजन कहां जाने वाला है बताओ? ये आपके जितने भी लायबिलिटीज रिजर्व, ध्यान आ रहा है? प्रोविजन एंड रिजर्व रहते हैं, ये प्रोविजन कहां दिखेगा? आपके लायबिलिटी साइड में। इसको मैं पोर्ट्रे करके दिखाने की कोशिश करूंगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट समझो, यहां पास फिक्स एसेट्स मशीन दी है, कुछ भी है, कितने दिखेगी? 10 के। यहां पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो कितना दिखेगा? 1 के। और यहां पास कैसा दिखता था बताओ? बैलेंस शीट है, फिक्स एसेट्स 10 के माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे दिखाया नहीं जाता, डोंट वरी, 1 के, और लास्ट में यहाँ क्या आता है? 9 के। तो ये भी 9 के है, ये भी 9 के। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? सिर्फ ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी आप इसको मैं बात करूं, जब आपको जर्नल एंट्री पता चल चुकी है तो क्या आप इसका लेजर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो क्या अभी यहाँ पर कहाँ डाउट आ रहा था? कुछ और चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? सो हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उसमें हर जगह क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। ओके, और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तब वहां पास तो क्या चार्ज होने वाला है? डेप्रिसिएशन होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज कहीं पास भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त आपका मशीनरी आया ही नहीं, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर कुछ भी खास होने वाला नहीं है। जब अपन सेल करते हैं तब अपन इन सबको क्या करते हैं? पहले राइट ऑफ करते हैं, मशीनरी को रिटर्न डाउन वैल्यू में लाते हैं, तब अपन करते हैं। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है स्टिल, लेकिन रहेगा। डन? रात को कोई मूवी देख रहे थे? नहीं हुई नींद? बहुत पढ़ाई कर रहे थे? नहीं? चाय वड़ा पाव कुछ मंगाए? नहीं ना? आ जाओ। ये देखो यहां पास वही चीज करके दिखाया है उसने। जब फर्स्ट मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लाइबिलिटीज में चला गया, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। यहाँ डेप्रिसिएशन टू एसेट्स कर दिया, लेकिन पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम एसेट्स रहेगा। ये देखो यहाँ पास भी किया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? चलो, ध्यान दिलाने के लिए बस मैं कंसेप्ट में जाना है मेरे को फिर से। इस टाइप से कुछ मशीनरी अकाउंट दिखता है, हम जैसे जैसे चार्ज करते जाते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पास इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं।
एक हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, उसमें भी हम आएंगे हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट। ओके, नेक्स्ट आते हैं मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड हमारा क्या क्या कवर करने वाला है, आओ देखते हैं। हम कोई भी मशीन का एक एस्टिमेटेड बेसिस में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना वो ऑपरेट या कर सकती है वो हम निकालेंगे। सो practicable to keep the record of actual machine hours of each machine, depreciation may be calculated on the basis of hours that are concerned to be machine work. It is calculated after estimating the total number of machine that machine would work during his lifetime. पूरे लाइफ में जितने आवर्स वो काम कर सकती है वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो पर मशीन आवर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों बताओ? पर मशीन आवर। फॉर एग्जांपल आपने क्या चार्ज किया, आपने 50,000 आपने, चलो 5 लाख कर लेते हैं, ये क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। अब टोटल मशीन आवर इन लाइफ टाइम कितना चलने वाला है वो समझ लेते हैं। 50,000 50,000 आवर्स चलने वाला है, तो पर आवर कितना हो जाएगा बताओ कोई? 10 रुपीज, 10 रुपीज पर आवर। फॉर एग्जाम्पल वन फर्स्ट ईयर में ये कितने चली है? 1,000 आवर चली मशीन प्रोडक्शन करने के लिए, तो 10 रुपीज पर आवर होता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 10,000 क्या बन जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसने बोला है फर्स्ट 2-3 इयर्स तक 1,000 आवर्स चला है, तो क्या होगा? फर्स्ट 3 इयर्स तक 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट ईयर से कितना चल रही है मशीन? सिर्फ 800 आवर्स ही चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4 एंड 5 इयर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका 8,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है, आओ देखो एक बार, यही चीज उसने भी करने की कोशिश की है। बोला है 30 लाख की कॉस्ट है, 24,000 आवर्स चलने वाली है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, तो स्क्रैप वैल्यू बता दिया है तो लास्ट में तो मिल ही जाएगी। तो 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख को 24,000 आवर्स, सो 116.67 रुपीज पर आवर, ये क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फर्स्ट 3 ईयर 3,000 आवर्स चली है, तो मल्टीप्लाई बाय 116 पॉइंट, तो मशीन आर रेट का कंसेप्ट से अपन एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मशीन आर रेट। अब ये सारे कंसेप्ट और डिटेल में आप कहां पढ़ोगे? कॉस्टिंग में पढ़ोगे जब आप अपने इंटरमीडिएट में जाओगे। ठीक है, डरा रहे हो क्या सर? लेकिन अच्छी चीजें काफी है पढ़ना। अब आता है नेक्स्ट है यूनिट मेथड। यूनिट मेथड के अंदर आपका क्या होने वाला है बताओ बच्चों? बोलते हैं पूरे लाइफ टाइम में वो कितना यूनिट प्रोडक्शन कर सकती है वो मशीन, वो पहले एस्टिमेशन बेसिस में आइडेंटिफाई करो। कौन सी बेसिस में? एस्टिमेशन बेसिस में, एग्जैक्ट बेसिस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगेन इन दिस केस कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आपका आइडेंटिफाई होगा। एग्जांपल के लिए अगेन 5 लाख क्या है? कॉस्ट है, इसमें 6 लाख कर लेते हैं। 1 लाख क्या आपकी रेसिडुअल वैल्यू है? कितने आवर्स चलने वाला है ये? कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा? 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 के, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 रुपीज पर यूनिट। अब जितना भी वो प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर आप चार्ज करते रहो। फर्स्ट 3 ईयर उसने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है पर ईयर, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पास निकाला है 20 लाख है, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख है, 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख पर यूनिट प्रोड्यूस करेगा लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड देखो लिखा है एक्सपेक्टेड। सो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट हमने निकाल लिया 12 रुपीज पर यूनिट। अब 20,000 कितने साल तक यूज करना है? वो 3 साल तक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर तक। तो ये फर्स्ट 3 ईयर में 20,000 नहीं है, ये क्या लिखा है? पर ईयर 20,000 है, नहीं तो आप टोटल डेप्रिसिएशन को 3 साल में डिवाइड कर दो। ओके, तो ऐसे मत करना। नेक्स्ट आता है डिप्लीशन मेथड। फिर यहां पास फिर से वही होता है, टोटल हम एस्टिमेट करते हैं कितनी एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी कितना अवेलेबल है,
उस माइन में, क्वेरी में, जिस चीज का भी अपन कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? लीज जो आपने ली हुई है गवर्नमेंट से या जिससे भी आपने जैसे भी लिया है, उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय जितने टन्स एक्सपेक्टेड है कि उस क्वेरी के अंदर रहेगा या माइन के अंदर रहेगा, डिवाइड कर देंगे। तो जितना टन हम एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं उससे, हम जितने टन उससे एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन पर टन। तो 50 रुपीज पर टन क्या बन गया यहाँ पास? डेप्रिसिएशन बन गया। कोई डिफिकल्टी? 2013 में 2000 टन, हाँ पॉसिबल ही नहीं है। माइंस है और आपने चीख चीख के लिखा है, लीज पे लिया हुआ है, वैसे भी आप उस बेच नहीं सकते हो। ओके, उल्टा गवर्नमेंट आपको बेच देगी, बोलेगी ये ले लिया अभी, अब ले लो, खरीद लो, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ओके, तो यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू का पार्ट नहीं आने वाला। उसकी जब अकाउंटिंग करनी हो तो अकाउंटिंग विल रिमेन सेम जिस प्रकार से चल रहा था। मेन हम आने वाले हैं किस चीज के ऊपर? जब आपका लास्ट में सेल करते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे जल्दी से ही। पहले अपन यहां देखते हैं, अकाउंट सेम रहेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट उस साल तक वैसे वैसे अपन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जब आप इसको सेल करते हो, रिमूव करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, उस वक्त क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन है। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो डेप्रिसिएशन उस दिन तक का अपन चार्ज कर लेंगे और उसके बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू को लाएंगे। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है और जितने में हमने एक्चुअल में उसको सेल किया है, तो उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Whenever any depreciable assets sold during the year, depreciation is charged on it for the period it has been used in the sale year. जब तक सेल ईयर में जब तक है हम उसको यूज कर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। Written down value after charging such depreciation is used for calculating profit or loss on sale of that assets and resulting the profit or loss transfer to the profit and loss account. अब उसमें दिया हुआ है, अपन को कंसेप्ट के ऊपर अपन उतरते हैं। कोई भी एसेट्स को बेचने से यदि आपको प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट पीएनएल में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट, मैं कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा, कुछ पूछ नहीं रहा, रेगुलर लेक्चर में बहुत हो चुका है ये सब। हाँ, अब जिसको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है। हम क्या कंसेप्ट याद रखते हैं? सिर्फ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब भी आपको लॉस होगा तो हम जर्नल एंट्री याद रखना। लेजर जब आप बनाते हो ना बच्चों, तो जब आप लॉस का लेजर बनाओगे तब अपन लॉस का कंसेप्ट यूज करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन जब आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो आप ये डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये अकाउंट बनाओगे तो कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर फोकस करना रहता है। जब आप क्या यूज करते हो, आप अपने गोल्डन रूल्स को थॉट में ला रहे हो। आपके मशीनरी में कौन सा थॉट लग रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप यहां पास बोलोगे सर दिस इज मशीनरी अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस होगा तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या डेबिट साइड में आएगा? नहीं आएगा। मैं फंडामेंटल करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप जो सोच रहे हो बराबर है। ये कहां अप्लाई होगा आपका? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे वो भी। ये सारे अकाउंट कौन से हैं आपके? नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ रहा है? रोज सर हर बार पढ़ते हैं, हर बार कुछ नया समझ में आता है। ठीक है, तो यहां बराबर से लॉस आपका बुक होगा, यहां लॉस आ जाएगा, यहां पास प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस होगा तो यहां रिकॉर्ड होगा। यदि यही चीज क्या हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन जब मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो आप सोचने की कोशिश करो, नहीं सर उसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा नहीं, कंसेप्ट से सोचने की कोशिश करो। जब अपन जर्नल एंट्री करेंगे, लॉस हो रहा है तो क्या एंट्री हो सकती है? लॉस हमारा क्या होता है हमेशा? डेबिट टू मशीनरी। तो क्या आने वाला है मशीनरी अकाउंट में? बाय लॉस आता है एंड टू प्रॉफिट आता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या बात? अब इसको रट्टा मार के जाना है, कंसेप्ट से देखना है, जर्नल एंट्री से देखना है, जैसे देखना हो देखो।
मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। सो आप मशीनरी के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस अप्लाई मत करना। सो डेबिट साइड में लॉस कर देंगे, लॉस करके वापस बुला लेगा इंस्टीट्यूट, बोलेगी आओ। मैं भी चाहूंगा आप को एक बार ये वर्किंग नोट, मैं आपको क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, एक वर्किंग नोट को एक ओवरव्यू देख लो। हमने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है यहाँ पास, एक चीज और, जितनी भी मशीन्स हैं, हम वर्किंग नोट है उतने हम कॉलम बना लेते हैं। हम एक एक्स्ट्रा कॉलम कब बनाते हैं, जब कोई मशीन को मिड ऑफ द ईयर में 50% सेल किया हो, तो हम स्टार्टिंग से उस मशीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या ये सब ध्यान है आपको? सो यहां पास M1 M2 M3, और बहुत बार क्या होगा M1A M1B बनाओगे। वाई? बिकॉज उसको आगे चल के हमने जो 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी 10 ईयर्स बिफोर, आज हम उसमें से 50%, 30%, 70% कुछ तो अपन क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करना चालू करेंगे तभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 40-60 है तो 10 लाख का एक मशीन बना देंगे, M1A 6 लाख, M1B 4 लाख। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आएगा कि जो हमने मशीनरी खरीदी थी इस डेट को 10 लाख की, 10 लाख की, उसमें से पार्ट मशीनरी हमने 4 लाख की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको हमने सेल कर दी है। ये सब क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से वो 10 लाख की मशीन को 4 लाख अलग कर देंगे, 6 लाख अलग कर देंगे, ठीक है। ये सब ध्यान आ रहा हो, देखा देखा अनदेखा सुनना लग रहा हो आपको? और क्या बताऊं आपको, बताइए। एक और कंसेप्ट है, मैं सोच रहा था नहीं बताऊं बिकॉज आपने अलग तरीके से पढ़ा है। मैं आजकल फॉर्मेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वर्किंग नोट है ना, कहीं है फॉर्मेट, कहीं ब्लैंक फॉर्मेट नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है। मैं यहीं पास बता देता हूं। जैसे आपने यहां पास क्या लिखा है, आप क्या होता है क्वेश्चन पर रीड करते करते, मोबाइल में भी रीड करते करते क्वेश्चन को कभी कभी आप भूल जाते हो क्या, कि हमने उसको एक्चुअल में कब सेल करना है। समझ में आ रहा है? सो हम स्टार्टिंग में डेट ऑफ परचेज, तो मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। हम ये कहां लिख लेंगे, स्टार्टिंग में ही लिख लो, कब हमने उसको खरीदा है और कब हमने उसको बेचा है। ओके, एंड वन मोर, कॉस्ट ऑफ परचेज, ये आपको पढ़ाया मैंने, तो ये स्टार्टिंग के ही लाइन में लिख लेना है। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इसी तरह पढ़ाया आई थिंक, हाँ ये थोड़ा सा ओल्ड दिख रहा होगा। तो इससे क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से ही ना बार बार ना ये बीच में जो अपन लिखते हैं न्यू इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप स्टार्टिंग से ही आपको स्ट्राइक रहेगा कि एक्चुअल में इसका डेट ऑफ परचेज क्या है, इसमें M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा, इसमें कॉस्ट स्टार्टिंग से पूरा लिख दोगे, डेट ऑफ परचेज अलग अलग लिख लोगे। सिर्फ M2 सेल कर रहे हैं तो M2 में डेट आएगी, तो इट विल एक समरी बन जाता है ऑटोमेटिकली, ओके। और एक लास्ट में टोटल कॉलम। तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको ऑप्ट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो अभी आप बताइए कि यहाँ पास मैंने जो आपको बताया, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो जर्नल एंट्री करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ध्यान रखना जो भी WDV है पहले अपन को टिक डेट करना है, क्या चीज डेबिट और क्या चीज क्रेडिट कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले आपने SLM यूज कर रहे थे, बाद में WDV यूज कर रहे हैं, तो अपन कभी भी रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट मतलब जब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तब से चेंजेस नहीं करना है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जैसा कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत बार हुआ करता था। तो रिसेंटली 2013 से जब से मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने जब कंसेप्ट लगाना चालू किया, नहीं तो बोलते थे जब से आपने कंपनी चालू की है, जब से आपने ये करना चालू किया है,
हम तब से आपका रिकैलकुलेट करके इनकम के ऊपर फॉर एग्जांपल टैक्स ऐसे यूज रिकवर करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। हाँ, हमसे गलतियां हो गई इनकम टैक्स बनाने में एंड ऑल दिस एंड दैट। तो इम्पैक्ट क्या होता था, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता था। जैसे आपने बोले पहले बोल दिया था कि हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, बोले हमने माउस के ऊपर भी डेप्रिसिएशन पकड़ के चार्ज कर लिया। अब बोल रही है क्या बोलेगी, इनकम टैक्स बोल रहा है रूल चेंज कर दिया, नया रूल आएगा, पूरा सेक्शन आएगा, बोलेगा जब से आपने ये ऐसे ऐसे माउस खरीदे हैं तब से सारे ईयर की इनकम आप रिकैलकुलेट करो और उसके ऊपर जितना जितना टैक्स बन रहा था विद इंटरेस्ट चार्जेस सब आज आके पे करो। ये केस किसके साथ हुआ था, वोडाफोन के साथ हुआ था। आप लोग को कुछ कुछ याद हो, अब आपके लिए तो वोडाफोन आइडिया जैसा चीज हो गया है, लेकिन आने वाले जनरेशन तो मालूम ही नहीं होगा कि वोडाफोन जैसा भी कुछ हुआ करता था। जब वो आए थे तो उनके साथ भी ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कर लिए, तो हमने बोला ठीक है आपने प्लानिंग अच्छी कर ली है, इनकम टैक्स हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपने बराबर किया है, लेकिन अब हम अपना इनकम टैक्स रूल बदल रहे हैं, वो भी आने वाले आज से नहीं, पहले से ही हम बदल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं फिर हमारी प्लानिंग करने का क्या मतलब निकला। गॉट माय पॉइंट। तो इसी के लिए बहुत टाइम तक इसके ऊपर केस चला। हम बोल रहे हैं हम पुराने से चेंज कर रहे हैं, अब टैक्स पे करो। बोलता है देखो हम नहीं पे करेंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत इंटरनेशनल कोर्ट, इंडिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह उन्होंने बहुत फाइट किया केस। सो ये सब चीजें चल रही थी। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या इंपैक्ट पड़ता है रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब। जब से ठीक है आज हमसे गलती हो गई इनकम टैक्स बनाने में, और गवर्नमेंट क्या बोलती है, रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं, इस एक्ट के दायरे में रख के आपको जो करना हो कर लो। गॉट माय पॉइंट। आप टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम बट टैक्स प्लानिंग इज नॉट एट ऑल अ क्राइम। ओके, सो उन्होंने क्या करके आए थे, टैक्स प्लानिंग करके आए थे। टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उनको टैक्स नहीं बन रहा था, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अब हम सेक्शन ही बदल देते हैं। और कब से बदल रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव जब से चालू हुआ है सेक्शन तब से बदल रहे हैं, और आप अभी टैक्स पे करो। चलो, सो चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये बताना चाह रहा। शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर। हमको देखना चाहिए कि हमने जो रेट डिसाइड किया है, जो मेथड डिसाइड किया है, वो क्या सही है हमारे धंधे के लिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखा जाएगा। मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न। और ये चीख चीख के लिखा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि हाँ हमारी मेथड पहले ये थी, लेकिन हमने अपने सीए से बात किया, कंसल्टेंट से बात किया, और हमको लग रहा है कि हमारा मेथड सही नहीं था, इसलिए हमने ये लॉजिक के कारण हमने ये मेथड से हमने ये मेथड चेंज कर दिया, ये रेट से ये रेट चेंज कर दिया, एज पर दिस रेट टू दिस रेट चेंज कर दिया है। सो वो सब लिखना पड़ता है। सच चेंज इन मेथड treated as change in the accounting estimate as per accounting standard। ये भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिटेल कब पढ़ोगे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल में। एंड नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। ये आपको अपनी बैलेंस शीट के नीचे चीख चीख के स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा आपने किया है और क्यों किया है। एंड द चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट मे अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली और बोथ करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। डेफिनेटली करंट ईयर भी इंपैक्ट पड़ेगा एंड फ्यूचर पीरियड भी। तो कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड से वो यूज करेगा डेप्रिसिएशन, और इन फ्यूचर चल के वो क्या करने वाला है, WDV मेथड यूज करेगा। ओके, तो यही चीजें हैं। अब इसके लिए मेन क्या है, देखो उस क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली उसने क्या किया है, WDV मेथड यूज किया है। जो लास्ट में बैलेंस बचेगा, और जब वो स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो बैलेंस बचा है WDV, उसको उसने क्या कर दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जितने ईयर्स बचे हुए हैं उसने एसएलएम करने के लिए डिवाइड बाय 6 ईयर कर दिया, और उसके आगे वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके बारे में देखना है तो एक क्वेश्चन आप रीड बस कर लो। अंशुल कमेंस बिजनेस किया था 1 जैन से, दे परचेज प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का था। They adopted a policy of charging depreciation 15% per annum as a diminishing balance method basis, and over the year their purchase of plant have been, एक उसने कब परचेस किया है, 1 जैन 12 में। पहले तो उसने 1 जैन 11 में परचेस किया 7 लाख का, 1 जैन 12 में परचेस किया 1,15,000 का, 1 जैन 15 को परचेस किया है 2 लाख का।
ऑन 1st Jan 2015 इट वाज डिसाइडेड, मतलब ये मशीन परचेस करने से पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो जो अभी तक पुरानी मशीन थी उसके ऊपर तो अपन क्या चार्ज करते आएंगे पर्टिकुलर डेट तक 1st Jan 2015 तक, डब्ल्यूडीवी मेथड। इसके ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड चार्ज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये तो डेट जिसने डिसाइड कर लिया उसके बाद ही परचेस किया है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्या चार्ज होगा? एसएलएम। और उसकी यूजफुल लाइफ क्या बोला है, बोलो देखो, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द was assessed 6 year for all assets purchased before 1st Jan 15। इसके पहले की जितनी भी एसेट्स थी हम उसको क्या बोल देंगे, उसकी यूजफुल लाइफ क्या बची है? 6 ईयर। तो 1st Jan 15 तक का डब्ल्यूडीवी लाएंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 6 ईयर्स से, और उसके बाद अपन डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। एंड 10 years फॉर द एसेट्स परचेज आफ्टर 1st Jan 2015, इसलिए 2 लाख के ऊपर क्या करेंगे अपन? 10 ईयर से डिवाइड करेंगे। क्या 7 लाख को 6 ईयर से डिवाइड करेंगे और 1,50,000 6 ईयर से? नहीं, इनके ऊपर हम 1st Jan 2015 तक क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको, तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं। 1st Jan 2015 ध्यान रखना, इसने बोला है कि ये परचेस किया था 2011 में, 11 से 15 तक उसने लाया डब्ल्यूडीवी मेथड में, और 2015 बाद 1st Jan 2015 को सब जो डब्ल्यूडीवी मेथड थे, देखो 3,65,000 और 92,000 1119, इनको किससे डिवाइड कर रहा है? 6 से। समझ में आ रहा है क्या? तो स्ट्रेट लाइन बेसिस से कितना आ गया? 60,900 रुपीज अभी क्या होगा? कंसिस्टेंटली अब आगे 6 साल तक चार्ज होगा। ओके, और ये जो मशीनरी 3 है इसको परचेज ही कब किया था? 1st Jan 2015 को, तो उसके ऊपर डायरेक्टली 10 इयर्स तक की उसकी यूजफुल लाइफ है, उसके ऊपर 20,000। समझ में आ रहा है? कुछ भी डिफरेंस आने वाला है क्या? और अंदर अकाउंट बनाओगे मशीनरी अकाउंट, तब उसके अंदर क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट विल रिमेन। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिर्फ आपका क्या चेंज होने वाला है? अमाउंट, इसलिए वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर ही आपका चेंजेस आ गए, आपके विचारधारा बदल गई है। तो देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या की यूजफुल लाइफ रिव्यूड एटलीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर, एंड रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ of the asset, the unamortized depreciable amount should be changed over the revised remaining useful life of the asset। तो आपको कुछ करने की खास जरूरत है क्या? नहीं, उसने बोला चेंज हो गई है। पहले बोल रहा था 5 साल तक है यूजफुल लाइफ, 4th ईयर में आया, बोला यार मशीन तो एकदम टकाटक चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसको। तो अब क्या करते हैं, अब ये 4th ईयर में डिसाइड किया कि आने वाले और 6 ईयर तक चलेगी, तो हम 4th ईयर में जो बैलेंस आएगा हम उसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 6 ईयर में। समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा कुछ भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं। एक पढ़ना है, रीड करना, रीड कर लो। अ मशीन कॉस्टिंग ₹6 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस assuming 10 years the working life and nil residual value for 3 years. The estimated remaining useful life after 3 year was reassessed at 5 years। मतलब कब? 3 साल के बाद डिसाइड किया कि अभी 10 साल तक टोटल नहीं चलेगी, आगे 5 साल ही चलेगी, उसको कम कर दिया। और वो लिख सकता था एंड फाइंड आउट द रेसिडुअल वैल्यू इज सो अमाउंट। तो आपको दोनों कंसिडरेट कर देने का है, जो भी डब्ल्यूडीवी आएगा 3 साल बाद उससे रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 इयर्स कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस केस में रेसिडुअल वैल्यू चेंज नहीं किया, जबकि रेसिडुअल वैल्यू कितना बताया था उसने? नील। वो चाहता तो वो भी बदल देता, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। जो डब्ल्यूडीवी आएगा 3 साल बाद उससे रेसिडुअल वैल्यू भी लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कर देंगे, आपका डेप्रिसिएशन आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा। बोल रहा है रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं थी, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद का जो बैलेंस आएगा, बैलेंस यूजफुल लाइफ जो बची है उससे डिवाइड कर देंगे। वो कम भी कर सकता है ईयर, बढ़ा भी सकता है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपवर्ड रिवीजन एंड डाउनवर्ड रिवीजन। देखो कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट में ध्यान रखते रहो। अब अपवर्ड रिवीजन एंड डाउनवर्ड रिवीजन, ये स्टूडेंट को तो ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे सिलेबस में भी ऐसा कोई कंसेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन बोला, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, रेट वाला मेथड बता दिया, चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत और बता दिया तो ध्यान आ गया। क्या क्या हमारा रिवाइज हो सकता है? यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। और क्या हो सकता है चेंज? हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो सकता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो सकता है, ये सब चेंज हो सकता है। रेट भी चेंज हो सकता है। रेट चेंज हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? जितने साल तक कर लिया है, आगे से बोल रहा है रेट बदलना है, बदल देंगे, हमको क्या जा रहा है? हमारी तो पेन की इंक तो सेम ही जाने वाली है। ओके, 15% हम 20% कर देंगे, कैलकुलेटर तो दे ही दिया है आपने हमको। ओके,
अब बात आती है इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपवर्ड रिवीजन एंड डाउनवर्ड रिवीजन। किसको किसको याद आ रहा है ऐसा कुछ कंसेप्ट है, ध्यान आ रहा है? फ्रॉड वाला, राइट राइट। तो मैंने बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई थी इसके ऊपर, लेकिन यहाँ कहानियां नहीं चलेगी, छोटा सा रिवाइज कर रहा हूँ। आप पहले इनिशियल ईयर्स में आप बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे अब ये मेरा देखो यंत्र है, अब इस यंत्र के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब चार्ज करते करते ये था मेरा 50 लाख का यंत्र, मान लो देख रहे हो कितना डेलीकेट है। सो अब चार्ज करते हुए मैंने हर साल 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ बताई, ओके 50 लाख की, 4 साल तक मैं 40 लाख राइट ऑफ कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं अरे यार इसकी वैल्यू ना अभी भी ना 50 करोड़ है, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहा हूं मैं अपने एसेट की, 50 करोड़ है। अब आप फिर से 50 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगो, तो आपका प्रॉफिट तो कभी भी टैक्स के लिए आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आप कंटिन्यूअसली किसी भी एसेट की वैल्यू क्या कर दो, ये पेन है, ये अकबर ने लिखी थी, अब मैं इस पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 5000 करोड़ है, अब मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मेरे को नेट लॉस हो रहा है, मैं तो टैक्स ही नहीं पे करूंगा। तो बोल रहे हैं इस टाइप की हरकतें आप मत करो और हम अलाउ नहीं करेंगे, ओके। और डाउनवर्ड रिवीजन किस लिए बोला गया है, किसी कंपनी को अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, या कि देखो बहुत टाइप के लोग रहते हैं अपने अपने पर्पस के हिसाब से। जब जैसे आप लोग रियल लाइफ में भी होता है, पेरेंट्स आप लोग के यहाँ भी होता होगा जब सजेशन, अब आपको कुछ लोन लेना है, तो सीए बोलता है एक काम करना पड़ेगा सर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो सडनली आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है बोलते हैं सर अभी लोन नहीं लेना है, प्रॉफिट अपने आप कम होने लगता है। सो तो लोन के ऊपर आपका प्रॉफिट चलता रहता है, वो डिसाइड होता है। गॉट माय पॉइंट? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे और आगे चीजें रहेगी नहीं, तो लोग ना क्या करते हैं, वो उतना वो राहुल गांधी ना बना दे, उतना ट्रोल कर ले, देखो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। सो वो रहा ना उसमें, क्या डालो, आलू डालो और सोना निकलेगा, हाँ। सो वैसी वाली बात हो गई, तो कुछ समझाने के लिए समझा दिया गया है। अब आते हैं वापस, तो यहाँ पास अब when there is a upward revision in the value of the asset of the first time, ये first time बहुत इंपॉर्टेंट है, the amount of appreciation debited to the assets account definitely and credited एक और अकाउंट में कर दिया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। जब भी डाउनवर्ड रिवीजन होगा वहां पर क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली चार्ज कर दिया जाएगा और अपन उस एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो डाउनवर्ड डिवीजन, मतलब ठीक है। दोनों का बताओ, अपवर्ड डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, रिजर्व बनेगा, और डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। इफ द एसेट्स अर्लियर रिवैल्यूड, मैं इस चार्ट से बताता हूँ, देखो कितने लोग बोलेंगे क्या क्या है ये, अब है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। जब इंक्रीज हुआ है तो कहां जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जब डिक्रीज होता है तो कहां जाता है, ओरिजिनली पीएनएल में डेबिट हो जाता है। क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। एक्सेप्शन व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट एंड इनिशियली डिक्रीज, क्या हो रहा है, आपने बाद में इंक्रीज किया और पहले क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो अपन पहले क्या करेंगे, जितना आप अभी पहले डिक्रीज किया था तो आपने क्या कर दिया था पीएनएल में, तो जितना आपने पहले पीएनएल में बोला था कि हमारा डिवैल्यूड हो गया है, उतना आप पीएनएल में क्या बताओ, नहीं हमारा इंक्रीज हो गया और हमारी वो क्या है, इनकम है। और आप बोल रहे हो नहीं हमारा और भी इंक्रीज हुआ है, तो वो इनकम तो इनकम दिखाओ। अब उसके बाद यदि इनकेस और बढ़ रहा है तो आप क्या बनाओ, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाओ। पहले आपने फर्स्ट टाइम आपने किया डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व, आप क्या कर रहे हो, पहले डाउनवर्ड किया था तो पीएनएल में चार्ज किया था, और अब क्या कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, तो पहले जितना आपने डेप्रिशिएट किया था उसको पहले रिकवर करो, पीएनएल में पहले जो आपने लॉस दिखाया था तो उसको इनकम दिखाओ, और उसके बाद भी आपको और ज्यादा इससे इंक्रीज हो रहा है, तब आप क्या बनो, बोलो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व।
क्या ये बात समझ में आ रही है? Recognize in the statement of profit and losses to the extent that it reserve a revaluation decrease of the same of the asset the previously declared as well as the statement. क्या समझ में आ रहा है? मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो समझ में आया ना आपको? ठीक है, रेगुलर लेक्चर में इसका चार्ट वगैरह भी बना के दिए हुए थे मैंने, तो हो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह डिक्रीज के केस में भी है, पहली बार डिक्रीज कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उसको अपन पीएनएल में चार्ज कर देंगे। लेकिन आपने क्या किया है, पहले आपने क्या किया था, इंक्रीज किया था, और अब अभी आप डिक्रीज कर रहे हो, तो पहले जितना आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था, पहले उसको क्या करो, जीरो करो। नहीं तो आप बोलोगे सर पहले मैंने इंक्रीज किया था, अब मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो पीएनएल में चार्ज करूंगा। नहीं, पहले जितना आपने इंक्रीज किया था उसको कितने में लाओ, जीरो करो रिवैल्यूएशन रिजर्व को, और उससे और डिक्रीज हो रहा है तो जाके आप पीएनएल में चार्ज करने को अलाउ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज अकॉर्डिंगली होने वाला है। जितना मैंने बोला है इसको रिपीट करके भी आपने दोबारा सुना तो भी काम बन जाएगा। और इसने क्या लिखा है, आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो फिर ये सब चीजें हैं, लेकिन ठीक है छोड़ देते हैं। देखो फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहा है तो क्या कर रहा है, देखो जितना डिक्रीज हो रहा है उसको कहां चार्ज कर रहा है, पीएनएल में। लेकिन फर्स्ट क्या हुआ, इनिशियली क्या किया था आपने, रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था कितना, 10,000 का। अभी आपका कितने से डिक्रीज हो रहा है, 12,000 से। तो पहले तो लेस करो कितना, 10,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व, और 2,000 आपका और डिवैल्यूड हो रहा ना ज्यादा, तो पीएनएल में चार्ज करो। बताओ अभी 10,000 के रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाए थे और आपने अभी उसको क्या किया है, डिक्रीज किया है सिर्फ 8,000, तो क्या करेंगे बताओ, 8,000 हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेस कर देंगे और 2,000 और क्या दिखेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? चलो एक बार यहां देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने एसेट्स में दिखा दो और उतना ही क्या करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व लायबिलिटीज में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। लेकिन बोल रहा है पहले आपने डिक्रीज किया था और पीएनएल में आपने लॉस चार्ज किया था 10,000 का। अब आप बोल रहे हो मेरा इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है 12,000 से। तो पहले 10,000 आप प्रॉफिट दिखाओ और अब 2,000 का क्या बनाओ, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और आपकी वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी, आपकी 12,000 से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आप उसके ऊपर आप आगे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना। उस कंसेप्ट को यहाँ पास उसने ज्ञान दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीजें समझ में आई होंगी। ये एक बार देख लो, ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा बनवा के दिया था आपको, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना हुआ है, कागजों में तो है सर, याददाश्त में नहीं है। ये कंसेप्ट को भी ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट आपके साथ धोखा कर सकता है। डन, सारे कंसेप्ट होते हैं कवर यहाँ पास, कोई प्रॉब्लम? एक नेक्स्ट सेशन में आप लोग क्या करना, इसके ऊपर के कुछ कुछ सम्स जो हैं, मेनली स्पेसिफिकली मल्टीपल नंबर ऑफ मशीनरी जब परचेज एंड सेल हुई है उसका मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, तो उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।